दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रात 9 बजे का अपना पसंदीदा शो जनहित। अगले 1 घंटे तक आज की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ आप देखने जा रहे हैं। हर एक खबर के पीछे की खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, करेंगे उसका विश्लेषण भी। लेकिन सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें जो आज हमारी कवर स्टोरी है या स्पेशल स्टोरी, उस पर नजर डाल लेते हैं, जिस पर विस्तार से करने वाले हैं चर्चा। आज की पहली बड़ी खबर बिहार से सामने आई है। बिहार में वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन होने के साथ ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए इस बात का दावा कर दिया कि उनका नाम काट दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं? जनहित में आज इसी पर करने वाले हैं बड़ा खुलासा। आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे। यहां उन्होंने स्वदेशी संकल्प का मंत्र दिया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बम का जवाब माना जा रहा है। पूरी खबर थोड़ी देर में रखने वाले हैं आपके सामने। और आज की तीसरी बड़ी खबर, क्या हिमाचल का नामो निशान मिट जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। कुदरत के हमलों से हिले हिमाचल पर एबीपी स्पेशल में वीडियो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि हालात कितने ज्यादा भयावह होते हुए चले जा रहे हैं। जनहित की खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। बिहार में कल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो गया। करीब 65,63,000 वोटर्स के नाम इस वोटर लिस्ट में काटे गए हैं। जिन सही लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वो अपना दावा अपने इलाके के चुनाव अधिकारी के पास वैध दस्तावेजों के साथ पेश कर सकते हैं। लेकिन इस वोटर लिस्ट प्रारूप को लेकर सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया गया है नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से। तेजस्वी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज एक वोटर आई कार्ड पेश किया और इस बात का दावा कर दिया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में काट दिया गया है। खबर जैसे ही एबीपी न्यूज पर चली, चुनाव आयोग हरकत में आया। यह कह दिया कि तेजस्वी का दावा सही नहीं है। चुनाव आयोग ने दस्तावेजों के साथ वोटर लिस्ट में नाम मौजूद होने का दावा कर दिया। तेजस्वी ने जो वोटर आईडी कार्ड पेश किया, उसका नंबर RAB 2916120 है, जबकि चुनाव आयोग ने जो वोटर आईडी नंबर बताया है वो है RAB 0456228। तेजस्वी वर्सेस चुनाव आयोग में कोई एक तो है जो सही तथ्य देश के सामने नहीं रख रहा, लोगों को गुमराह कर रहा है या फिर गलत जानकारी पेश कर रहा है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी पर अब दो वोटर आईडी कार्ड रखने और झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या तेजस्वी के पास वाकई दो वोटर आईडी कार्ड हैं? तेजस्वी और चुनाव आयोग में सच कौन बोल रहा है? क्या तेजस्वी ने वोटर कार्ड के जरिए गुमराह किया है? क्या तेजस्वी ने जो वोटर कार्ड दिखाया वो पहले ही निष्क्रिय हो चुका था? क्यों 2 जगहों पर नाम होने से तेजस्वी का एक जगह नाम कटा? तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में किस वोटर आई कार्ड से नामांकन भरा? ये वो सवाल है जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक इस मुद्दे पर सियासत होती रहेगी। वैसे भी तेजस्वी यादव पहले से चुनाव आयोग को एसआईआर की इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब वोटर लिस्ट में खुद के नाम नहीं होने को मुद्दा बनाकर उन्होंने सियासी माहौल को गरमा दिया है। तेजस्वी वर्सेस चुनाव आयोग की इस जंग में जो भी सवाल दर्शकों के मन में है, आज उन तमाम सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। तेजस्वी के वोटर आई कार्ड विवाद की शुरुआत हुई उनके एक हंगामेदार दावे से। दोपहर करीब 12 बज रहे थे जब तेजस्वी मीडिया के सामने आए और दावा कर दिया कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में उनका नाम कट गया है। उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने अपना वोटर आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से तेजस्वी के दावे को पूरी तरह से गलत बताया गया। सबूत के तौर पर वोटर लिस्ट में दर्ज उनके नाम और तस्वीर वाला प्रमाण भी पेश किया गया, लेकिन दोनों में एक फर्क था, फर्क एपिक नंबर का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं उसके पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तेजस्वी के पास एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड हैं?
और अगर ऐसा है तो ये बेहद गंभीर विषय है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब मैं पहले आपके सामने तेजस्वी के उस दावे का रिपीट टेलीकास्ट दिखा देती हूं, जिसके जरिए उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से उनके नाम को काटने का आरोप लगाया। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है RAB29162120। नो रिकॉर्ड फाउंड। मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रहते हैं, कैसे अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। अब सवाल यह है, क्या वाकई तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है? तो चुनाव आयोग का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और सबूत है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें क्रम संख्या 416 पर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम दर्ज है। इसमें उनकी तस्वीर, पिता का नाम, मकान संख्या, उम्र और लिंग सब कुछ है। वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 181 दीघा के वोटर हैं और उनका पोलिंग बूथ है वेटनरी कॉलेज कैंपस। अब विवाद की जड़ क्या है, जरा उसके बारे में आपको समझाते हैं। तेजस्वी ने खुद जिस वोटर आई कार्ड के जरिए वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का दावा किया, उसमें एपिक नंबर है RAB29162120, जबकि चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रारूप मतदाता सूची में तेजस्वी का एपिक नंबर है RAB0456228। बड़ी बात यह है कि पटना के डीएम के मुताबिक यही एपिक नंबर सही है और इसे ही तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे के साथ नत्थी किया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है। जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। अब मैं आपको चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट की वो कॉपी भी दिखा देती हूं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपने एफिडेविट के साथ नामांकन के वक्त चुनाव आयोग को दिया था। इसमें क्रम संख्या 511 पर उनके नाम के साथ वो सारी जानकारियां मौजूद हैं जो 1 अगस्त 2025 को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची के मसौदे में दर्ज है। इसमें भी एपिक नंबर है RAB0456228। मतलब जिस एपिक नंबर को आज चुनाव आयोग ने विवाद के बाद सार्वजनिक किया है, उसी एपिक नंबर यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर से तेजस्वी ने 2020 का चुनाव लड़ा था। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर 2020 के हलफनामे के साथ मौजूदा वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की कॉपी देख रहे हैं। दोनों में एपिक नंबर एक ही है और इतना देखने के बाद साफ है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो सही है। ऐसे में सवाल यह है कि एपिक नंबर RAB29162120 वाले तेजस्वी यादव के वोटर आईडी कार्ड का सच क्या है, जिस पर चुनाव आयोग के सबूत पेश करने के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात करके फिर से सवाल उठाए। ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है, पेड़ा बदल सकता है, तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा। सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, उसकी बूथ संख्या क्या है, डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तेजस्वी ने जिस वोटर आईडी कार्ड को दिखाया उसमें भी वो 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र के ही वोटर हैं और चुनाव आयोग भी यही बता रहा है, लेकिन फर्क एपिक नंबर और पते का है। तेजस्वी की ओर से जारी वोटर आईडी कार्ड में उनकी मकान संख्या 208 दर्ज है, जबकि चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची के प्रारूप में उनकी मकान संख्या के तौर पर 110 नंबर दर्ज है और यही तेजस्वी के 2020 के हलफनामे में भी है। हालांकि तेजस्वी के 2015 विधानसभा चुनाव के एफिडेविट में मकान संख्या 208 दर्ज है, जो आज तेजस्वी की ओर से जारी वोटर आईडी कार्ड में है। ठीक वही पता, मकान संख्या 208 कौटिल्य नगर, MP MLA कॉलोनी। यहां फिर से वही सवाल है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं? क्या तेजस्वी ने 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के नामांकन में अलग अलग वोटर आईडी कार्ड की कॉपी जमा कराई? क्या तेजस्वी ने खुद दोबारा वोटर आईडी कार्ड बनवाया या फिर उनके किसी समर्थक या कर्मचारी की ओर से ऐसा किया गया? तेजस्वी के वोटर आईडी कार्ड में चुनाव आयोग की ओर से क्या कोई चूक हुई? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए, क्योंकि सवाल चुनाव आयोग की साख और बिहार के नेता विपक्ष की नैतिकता दोनों का है।
नियमों के मुताबिक कोई भी मतदाता सिर्फ एक ही वोटर कार्ड रख सकता है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड होते हैं तो फिर उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में महागठबंधन यानी आरजेडी और उसकी सहयोगी कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सत्ताधारी एनडीए इसे तेजस्वी का झूठ और फर्जीवाड़ा बता रहा है। तेजस्वी यादव जी, आप बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। कृपया करके आप लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत मत करें। जो शक था हमें पूरा हो। लीडर ऑफ द अपोजिशन शैडो चीफ मिनिस्टर होता है, यानी आपने शैडो चीफ मिनिस्टर का नाम ही लिया, तो इस वोटर लिस्ट की पवित्रता क्या रह गई? तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। शंका और सवाल खड़े किए थे, वही हुआ। 65 लाख मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। मैं तो यही समझता हूँ कि एन केन प्रकारेण SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम कर रही है, जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है, उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी है बिल्कुल, राहुल गांधी की तरह। ये लोग का झूठ पकड़ाते जाता है, ये बेशर्मों की तरह माफी तक नहीं मांगते। सवाल बेहद गंभीर है। अगर तेजस्वी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं तो असली कौन सा है? इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। क्या है वो खबर, बता रहे हैं एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहां तक कि चुनाव आयोग की तरफ से आई आधिकारिक जानकारी में तो ये भी कह दिया गया कि तेजस्वी यादव ने जिस वोटर आईडी कार्ड नंबर का जिक्र किया है वो तो कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि कहीं वो वोटर आईडी कार्ड जिसके नंबर का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया था वो कहीं फर्जी दस्तावेज के आधार पर तो नहीं बनाया गया, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में जिस वोटर आईडी कार्ड और उसके नंबर का जिक्र किया था वो वही है जो आज की तारीख में ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव के सामने दर्ज है। बिहार में जिस वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर महीने भर से बवाल मचा है उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन 65 लाख लोगों के अलग अलग कारणों से नाम काटे गए उसका चुनावी असर क्या हो सकता है, अब उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। संख्या के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा नाम पटना जिले में कटे हैं। यहां 3,95,500 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जो कि कुल वोट का 8% है। दूसरे नंबर पर मधुबनी है, जहां 3,52,545 लोगों के नाम काटे गए हैं, जो 10% है। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है, जहां 3,16,793 वोटर हटे हैं, इनकी संख्या 9% है। चौथे नंबर पर गोपालगंज है, जहां 3,10,363 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जो कि कुल वोटर्स का 15% होता है। अब अगर जिलावार राजनीतिक रूप से काटे गए नामों की संख्या का विश्लेषण करें तो नतीजा ये निकलता है कि महागठबंधन से ज्यादा एनडीए के प्रभाव वाले जिलों से वोटरों के नाम हटाए गए हैं। तिरहुत कमिश्नरी यानी उत्तर बिहार रीजन में 6 जिले हैं। यहां 12,90,000 वोटर के नाम काटे गए हैं। तिरहुत में विधानसभा की कुल 49 सीटें हैं, इनमें से 33 सीटें एनडीए और 16 महागठबंधन के पास हैं। मिथिलांचल रीजन यानी दरभंगा कमिश्नरी में 4 जिले हैं। यहां 10 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। दरभंगा प्रमंडल में विधानसभा की 37 सीटें हैं, 25 एनडीए के पास हैं, 12 महागठबंधन के पास हैं। जिस सीमांचल को लेकर इतना सियासी हल्ला मचा हुआ था कि मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे, उस सीमांचल का डेटा भी आपके सामने रखते हैं। यहां पर कुल 4 जिले हैं। पूर्णिया में 12%, किशनगंज में 12%,
अररिया में 8 और कटिहार में 8% वोटरों के नाम काटे गए हैं। औसतन बदलाव बिहार में लगभग हर रीजन में एक ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कहीं भी कोई अप्रत्याशित तरीके से वोटरों के घटने की बात इस समीक्षा में सामने नहीं आई है। अब इन सही लोगों के नाम कट गए हैं, वो अपना नाम तय प्रक्रिया के तहत जुड़वा सकते हैं। और अब हम बिहार की खबरों से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। काशी के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को लेकर विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। साथ ही इस मौके पर मोदी ने स्वदेशी का संकल्प लेने की अपील देशवासियों से की है। अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील कर दी। पीएम ने कहा कि हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। पीएम ने स्वदेशी संदेश के लिए 4 प्रमुख बातें कही हैं। पहला तो ये कि हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा। दूसरा ये कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने जो तीसरी बड़ी बात कही है वो ये है कि घर में जो भी नया सामान आए वो स्वदेशी हो। और चौथी बड़ी बात पीएम ने देश के दुकानदारों से कही कि जब दुनिया अस्थिरता से गुजर रही है तो हम सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से इस वक्त ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था और शक्ति को लेकर बयान दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके बीच मोदी का स्वदेशी वाला बयान काफी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51वीं बार आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। यहां उन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसी मौके पर मोदी ने स्वदेशी संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जिस अंदाज में अपनी बात कही है वो आपको जरूर सुननी चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। वैसे तो भारत दुनिया भर में अपना सामान भेजता है। दुनिया के कई देशों से हम सामान आयात भी करते हैं, लेकिन भारतीय बाजार में चीन और अमेरिका 2 बड़े देश हैं जिनकी मजबूत पकड़ है। चीन भले ही हमारा पड़ोसी देश है, हम वहां से अरबों खरबों का कारोबार करते हों, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उससे हमारा सीमा विवाद सालों से चल रहा है। वक्त बेवक्त उससे हमारी टकराहट होती रहती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका है, जिससे हमारे रिश्ते हाल के दिनों में बेहतर हुए थे, लेकिन ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका का रवैया भारत के प्रति बदला सा है। अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील फंसी हुई है। ट्रंप ने टैरिफ का बोझ डालकर हमें परेशान करने की कोशिश की है। ऐसे माहौल में सरकार बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रही है। हमें भी एक आम नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का जो संकल्प देशवासियों से लेने की अपील की है, उसके कूटनीतिक मायने क्या हैं, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है। तो वो लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार उन्होंने चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए भी कहा कि हम लोग इस्तेमाल से बचें, स्वदेशी पर काम करें। और अब जो खासतौर से अमेरिका के रेफरेंस में हम यदि बात करें, उससे साफ हो रहा है कि हमें स्वदेशी पर काम करना है। और भारत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, वो यह है कि हमारे यहाँ कंजप्शन मार्केट है। यदि किसी को और को नहीं भी बेचना तो भी हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि हम किसी दूसरे देश के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। और आप सोचिए, गांधी के ज़माने से आज तक गांधी ने एक बार स्वदेशी की बात की थी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बच्चा। तो जब भी कोई ऐसी ताकत हो जिससे हमें लड़ना हो, उसके लिए एक ये मंत्र के तौर पर भी है। इसको केवल प्रोडक्शन और बिजनेस के तौर पर नहीं देखना चाहिए। स्वदेशी की भावना और देश को मजबूत करने के लिए भी ये रेफरेंस के तौर पर एक स्लोगन के तौर पर काम में लिया जा सकता है। ये एक तरह से देश को मजबूत बनाने का मंत्र है। इसमें कूटनीति हो या रणनीति हो, स्वदेशी सामान खरीदने का आह्वान करके
स्वदेशी अपनाने का आह्वान करके प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे चीन के साथ साथ अमेरिका को भी चुनौती दी और ये जता दिया कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इसका सीधा मुकाबला अमेरिका और चीन से ही होगा। एक्सपर्ट की बात सुनने के बाद अब आपको भारत के आयात निर्यात का बहीखाता बता देते हैं। साल 2024-25 का आंकड़ा कहता है कि भारत का कुल निर्यात 69,80,946 करोड़ रुपए का रहा, जबकि कुल आयात 77,70,513 करोड़ रुपए का था। मतलब ये कि जितना हमने भेजा उससे 7,89,567 करोड़ रुपए ज्यादा का बाहर से मंगवाया है। मेक इन इंडिया का मतलब इसी व्यापार घाटे को पूरा करना है, यानी आयात और निर्यात के अंतर को कम करना। और ऐसा तभी संभव है जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे और स्वदेशी मंत्र अपनाएंगे। ऐसे में आपको बीते 10 सालों में मेक इन इंडिया की जो उपलब्धि रही है उसके बारे में भी जानना चाहिए। दुनिया में 60% कोरोना वैक्सीन की सप्लाई भारत ने की है। 60 देशों में भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की है। भारत में इस वक्त 102 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है। कपड़े और खिलौने के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा क्षेत्र में हमारा अपना उत्पादन 1,27,000 करोड़ का था। 90 देशों में हम रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र की उपलब्धि का सबसे बड़ा सबूत हमें मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा, जब पाकिस्तान के छक्के हमने छुड़ा दिए थे। आज वाराणसी में पीएम मोदी की ओर से इसका जिक्र किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं हुई ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। मूर्यदिके और बहावलपुर जैसे आतंकी हेडक्वार्टर पर स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल कहर बनकर टूटी थी। जगह बहावलपुर, मसूद अजहर के जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। जगह मुरीद के हाफिज सईद के लश्कर का मुख्यालय। पाकिस्तान में आतंक के 2 बड़े अड्डे और दोनों ही अड्डों को भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात नेस्त नाबूद कर दिया था। बहावलपुर की इन तस्वीरों में मसूद अजहर का ठिकाना ध्वस्त हो गया। इसी में मसूद के 14 परिवार वाले भी मारे गए और आतंक के इस हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाने का काम किया था हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने। 6-7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी अड्डों को इसी तरह से बर्बाद किया था। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने उस रात 1 बजे से लेकर रात 1:25 तक दुश्मन के खेमे में तांडव मचाया था। हाफिज सईद के मुरीद के वाले आतंकी कैंप को भी इसी ब्रह्मोस ने बर्बाद किया था। दुश्मन देश आज भी उस रात को याद करके सिहर उठता है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों संसद में चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे। प्रणीति शिंदे उन्हीं में से थीं जिन्होंने तमाशा बताया था। क्रोध इस सरकार पर जो आज तक
पहलगांव के आतंकी हमलावरों को न पकड़ पाई है और ना ही उनकी कुछ सुराग ढूंढ पाई है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। इस बयान को आज पीएम ने फिर से उठाया, कह दिया कि विपक्ष के लोग सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं। पीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मोदी चीन पर क्यों नहीं बोलते। कि आज पेंगोंग की क्या हाल है, आज डोकलाम की क्या हाल है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, क्योंकि प्रधानमंत्री चाइना से उनके दोस्तों का समझौता है, तो चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री हमेशा इस तरह के मोदी जी बयान देते हैं जिससे देश में धार्मिक उन्माद फैले। इस राजनीति से अलग सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पस्त कर रखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है स्वदेशी हथियार। स्वदेशी के सिद्धांत की बात वैसे तो भारतीय सियासत में सालों से होती रही है। महात्मा गांधी ने तो आजादी से पहले स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, लेकिन आजादी के बाद साल 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। देश में खाने पीने के सामान की कमी हो गई थी। ऐसे वक्त में अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो भारत को खाद्य आपूर्ति की सप्लाई बंद करेगा। उस वक्त स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अपने परिवार से कहा था कि 1 सप्ताह तक शाम को खाना नहीं बनेगा। जब उन्हें यकीन हो गया कि परिवार एक वक्त तक बिना खाना खाए रह सकता है, तो उन्होंने रेडियो पर देशवासियों से सप्ताह में 1 दिन शाम को भोजन त्यागने की अपील की थी। तब उन्होंने खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर होने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसी के बाद देश में हरित क्रांति और फिर श्वेत क्रांति को बढ़ावा मिला। देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे चल पड़ा। एक बार फिर से परिस्थितियां उसी तरह की नहीं है, लेकिन हालात कुछ वैसे मिलते जुलते जरूर नजर आ रहे हैं। मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, बात युद्ध के करीब जा पहुंची। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध रुकवाने का श्रेय ले रहे हैं। पाकिस्तान से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्वदेशी को बढ़ाने की अपील की है। मेरा यह मानना है कि स्वदेशी हमारी ताकत है। ब्रिटिश राज से आजादी के लिए भी गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन पर जोर दिया था। आज जब भारत चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, उस समय भी स्वदेशी आंदोलन देश और देशवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बेहद जरूरी है। स्वदेशी आंदोलन में ही वो ताकत है जिसके बूते भारत 2047 तक विकसित देश बन सकता है। इसीलिए हमें स्वदेशी को जीवन के हर पहलू में जरूर अपनाना चाहिए। और अब जनहित स्पेशल के लिए आपको लेकर चलते हैं बिग स्क्रीन की ओर। हिमाचल में लगातार बादल फटने की घटना गंभीर होती हुई चली जा रही है। इस साल बाकी सालों की तुलना में ज्यादा बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 3 जगहों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड से तबाही की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस साल 150 से ज्यादा लोग इस बाढ़ बारिश में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 60 दिनों की बात करें तो यहां बादल फटने की 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं।
पीछे हो जाओ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों की हैं जहां पर सैलानियों की भरमार रहती है, लेकिन फिलहाल इन खूबसूरत वादियों से कुदरत की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में बादलों का विध्वंस सामने आ रहा है। कहीं बादल फटने की घटना घट रही है तो कहीं लैंडस्लाइड से पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल में मौसम की अगस्त क्रांति में सबसे ज्यादा बेहाल कुल्लू जिला हुआ है। भारी भरकम ट्रक की जल समाधि लेते ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जो शख्स इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर रहा है उसका ऑडियो भी साफ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरी घाटी में नदी की खौफनाक गूंज सुनाई दे रही है। जो ट्रक कुछ वक्त पहले तक पानी की इस रफ्तार को चुनौती दे रहा था, वो कुछ वक्त बाद दम तोड़ देता है। ट्रक के साथ और वाहन डूबने लगते हैं और पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि दोनों बड़े वाहन पानी के आगोश में समा जाते हैं और फिर नजर नहीं आते। जहां शुक्रवार को पार्वती घाटी में बादल फटा, जिसकी जद में यहां मौजूद कोफर डैम भी आ गया। इसी कोफर डैम पर स्थित मलाना पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। मलाना प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। यहाँ मौजूद टनल और किनारे पड़ी कुछ मशीन और वाहन तबाही की गवाही दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ शुक्रवार को बाढ़ आने से पहले कोई पावर प्रोजेक्ट था भी। बादल फटने की वजह से कुल्लू में मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। दरअसल शुक्रवार शाम को बादल फटता है, जिसकी वजह से मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। उसका जो डैम है वो डैमेज हो गया है। कितने बजे का ये वाकया था जब सारा कुछ हुआ? ये सर कम से कम वैसे तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा था। 84-30 नंबर गाड़ी थी, वो बह गई इसमें, और 2-3 गाड़ियाँ और भी थी, हाइड्रा भी था और एक टिप्पर भी था सामने। वो सारी गाड़ियाँ हमारे सामने बह गई यहाँ से। तो फिर हम तो वहाँ पे जैसे पानी हमारी गाड़ी के पास पहुँचने वाला था तो हमारे को तो आगे पीछे थे, फिर हमने भाग के अपनी जान बचाई और गाड़ी चली गई हमारी। इसी पावर प्रोजेक्ट के ऊपर पुल था जो बह चुका है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मलाना गांव है। ये पुल मलाना गांव पहुँचने का एकमात्र रास्ता है और अब स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर कुदरत की इन चुनौतियों को पार कर रहे हैं। गाड़ियाँ तो जा नहीं रही आगे, तो कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर होगा। अच्छा, यहाँ से आप 10 किलोमीटर पैदल जाएंगे? पैदल ही जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा मेरे को थक के। सामान कैसे उठाएगा, खुद कैसे चढ़ेगा ऊपर। बड़ा सामान आप लेके जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप 10 किलोमीटर ये ऊपर चढ़ेंगे आप? चढ़ाइए। हाँ जी, चढ़ा तो पड़ेगा ही, तब क्या करना। पैदल जो है यहाँ से मार्च कर रहे हैं। बेसिकली 10 किलोमीटर के करीब ये लोग बता रहे हैं। ये देखिए कितना ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो पत्थर भी होते हैं दरअसल ये बड़े स्लिपरी होते हैं। ये देखिए आप सामने, ये लोग जो हैं पहाड़ी चढ़ेंगे। अब ये पहाड़ी जो है और इसमें एक रस्सा जो है वो लगाया गया है ताकि ये लोग जो है अपने आप को संभाल सकें, बचा सकें। गांव में पहुंचना है, घर है आखिरकार, तो ये पहाड़ जो है इसको चढ़ के ये लोग जो है क्रॉस करेंगे। रस्सा जो है लगाया, ये देखिए आप कितना बड़ा चैलेंज है। अब रस्सा जो है, रस्से का सहारा ये औरतें जो हैं ले रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये अंदाज़ा हम जो हैं इन लोगों के जीवन का लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस डैम में भी बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा था। ये रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित था। जब बादल फटा तो डैम में पानी नहीं था। अगर पानी होता तो ये विभीषिका और भयावह हो सकती थी। कुल्लू में बादल फटने से कई और इलाकों में तबाही आ गई। देखिए किस तरह लकड़ी के इस पुल को नदी का तेज बहाव चंद सेकंड में बहा ले गया। ये देखो भाई, जा रहे हैं पुल, फिर से मलाना में बादल फट चुका है। बहुत ही भयानक पानी, बहुत ही खतरनाक मंजर भाई, लोग देख सकते हैं आप। लो भाई, गया, चला गया भाई, पुल ही डूब गया। लकड़ी के जिस पुल ने जल समाधि ली है उसे पिछले साल स्थानीय लोगों ने ही बनवाया था, क्योंकि पिछले साल भी इलाके में कुदरत की खौफनाक तबाही सामने आई थी, जिसमें पुल बह गया था और इस बार अस्थायी व्यवस्था भी स्वाहा हो गई। खत्म भाई।
कुल्लू की एक और तस्वीर देखिए। सैलाब के सामने पुल के सरेंडर होने की लाइव तस्वीर है। पलक झपकते ही पूरा का पूरा पुल नदी में बहने लगता है। पुल गया 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 गया, पुल गया 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 भाई लोग, पुल चला गया। ये कहाँ जा रहा है पुल? गया, पुल गया हमारा, पुल 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 चला गया। ये पुल मडकर्ण घाटी को बलाधी गांव से जोड़ने का एकमात्र पैदल पुल था, जो अब बह गया। गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। हमारा पुल 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 पूरा ही आ गया। तो पहाड़ से पेड़ों को उखाड़ फेंक नीचे उतरते मडस्लाइड की तस्वीरें देखिए। कुछ ही पलों में मडस्लाइड सड़क को निगल लेती है। मडस्लाइड की वीडियोग्राफी करने वाले भी खौफजदा हो जाते हैं। जाओ, पीछे जाओ। ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की हैं, जहां पर लेह मनाली हाईवे पर अचानक मडस्लाइड आया। किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। पास में ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैंप है, जिसमें मलबा घुस गया। हरे भरे खूबसूरत पहाड़ों से एक भीमकाय चट्टान गिरती नजर आ रही है, जो रिहायशी इलाकों में दस्तक देकर एक के बाद एक कई मकानों को अपनी जद में ले लेती है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। बादल फटने की घटना से मंडी अब तक सहमा हुआ है और अब लैंडस्लाइड की तस्वीरें डरा रही हैं। बादल फटने और लगातार बारिश से हिमाचल में नदियां उफान पर हैं। कांगड़ा में बाण गंगा के रौद्र रूप देखिए, जहां मां चामुंडा के मंदिर के नजदीक की तस्वीरें हैं। फिलहाल हिमाचल में नदी और पहाड़ से जिंदगी परेशान है। बाढ़ और बारिश से बेहाल हिमाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। राज्य के बदतर हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य में इसी तरह अनियंत्रित विकास जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश का नामो निशान मिट जाएगा। कोर्ट की ओर से कहा गया कि पर्यावरण की कीमत पर खजाने को भरना सरकारों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट का मानना है कि विकास परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की जो कटाई की जाती है, उसकी वजह से इलाके की मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन और कटाव का खतरा बढ़ता है। कुदरत की मार से पहाड़ी राज्य हिमाचल के वजूद पर संकट है, तो मैदानों में भी हालात बेहद भयावह हैं। खासकर नदियों के किनारे बसे शहरों के निचले हिस्से जलमग्न हो चले हैं। गंगा के पानी का शहरों में घुसने का खतरा बढ़ता जा रहा है। खासकर वाराणसी में गंगा की गर्जना से कैसे सहमी है संगम नगरी काशी, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ जोड़ी ये विशालकाय मुद्राएं भी कुदरत के इस खौफनाक मंजर के सामने नतमस्तक हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट की हैं, जहां रौद्र रूप में गंगा जी दस्तक दे चुकी हैं। समूचा घाट जलमग्न है। वाराणसी में बढ़े इस जलस्तर की भयावहता को नई और पुरानी तस्वीर से समझिए। पहली तस्वीर नमो घाट के आम दिनों की है, जहां साधु संतों की भरमार रहती है। पूरा घाट सैलानी और श्रद्धालुओं से भरा रहता है। जिस घाट पर छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते थे, वहां फिलहाल बोट चलाने की नौबत आ चुकी है। पहली तस्वीर श्याम वर्ण के 6 हाथों की मूर्ति गंगा जी से अच्छी खासी दूरी पर है, जबकि दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है कि सभी हथेलियों का आधे से ज्यादा हिस्सा जलमग्न है। करीब 47 साल पहले वाराणसी में गंगा का जलस्तर 73 मीटर को पार कर गया था। अगले 24 घंटे में भी बारिश तेज रही तो गंगा जी घाटों से निकलकर काशी की सड़कों पर नजर आ सकती हैं। स्थानीय लोगों की माने, काशी वालों की माने तो 1978 में बाढ़ का भयावह रूप देखा था और कहीं न कहीं ये भी अनुमान, ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले कुछ ही घंटों में काशी में भयावह स्थिति हो सकती है। गंगा मैया के बढ़ते जलस्तर से नमो घाट पर पर्यटकों के आने पर रोक लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने बाढ़ के खतरे की समीक्षा की, राहत के निर्देश दिए। वाराणसी में गंगा जी शहरों में घुसपैठ को तैयार हैं, तो प्रयागराज में गंगा जी का पानी सड़कों पर आ चुका है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां बोट चल रही हैं। संगम का पानी घाटों को चीरकर मंदिरों में घुस चुका है। कई मंदिरों का तो आधा हिस्सा डूब चुका है। चंद्रशेखर आजाद घाट में तो मानो खुद समंदर चलकर आ गया हो। आजाद घाट के सामने ही मौजूद पुल के आधे पिलर तक पानी चढ़ा हुआ है।
निचले इलाकों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। गली गली में राहत बचाव की बोट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जिस तरह से 3 से 4 दिनों में गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है, अब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखिए कि हम अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरों में साफ साफ देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से लोगों के जो मकान हैं वो डूबे हुए हैं। अब लोग अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोगों ने पहले से मकान खाली कर दिया था, जिन्हें बाढ़ राहत केंद्र शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रयागराज में आई इस आपदा को वर्दी वाले इन महोदय ने कैसे अवसर में बदला, वो भी देखिए। गंगा जी का पानी खुद चलकर इनके दरवाजे पर आया, इन्होंने भी गंगा की धारा में गुलाब के फूल प्रवाहित किए, लगे हाथ दूध चढ़ाकर मटमैली पानी को श्वेत रंग में बदलने का गिलहरी प्रयास किया। गंगा की गर्जन की एक और तस्वीर देखिए। कटान पर मौजूद घर और पेड़ों में हलचल होती है। पहला पेड़ गिरता है और कुछ देर के बाद मकान भी गंगा की इन्हीं लहरों के सामने समर्पण कर जल समाधि ले लेता है। ऐसी एक नहीं बल्कि कई पक्के मकान गंगा जी की गोद में समा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया की हैं, जहां मकानों की गंगा जी के सामने सरेंडर करने से इलाके में खौफ का माहौल है। यूपी के साथ साथ बिहार भी नदियों के उफान से परेशान है। एक गर्भवती महिला को दरिया पार कर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। तस्वीर बिहार के जमुई की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों से लोग इस तरह जान जोखिम में डालकर दरिया पार कर रहे हैं। पुल के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से स्थानीय निर्दलीय विधायक सुमित सिंह अभी मंत्री हैं। चिराग पासवान यहाँ से सांसद रह चुके हैं और अब उनके जीजा अरुण भारती यहाँ से सांसद हैं, लेकिन जनता को एक अदद पुल भी नसीब नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश से हालात किस तरह से बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं और जनता अधिकांशतः जगहों पर भगवान भरोसे है। जनहित में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। एक कहावत आपने सुनी होगी, तोल मोल के बोल, मतलब अच्छी तरह से सोच समझकर ही बोलना चाहिए, खासकर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को। लेकिन देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी, इस नसीहत को उन्होंने ध्यान में रखा होता तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका नहीं मिलता। दरअसल आज कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी एक के बाद एक मिसाल देकर ये बता रहे थे कि कांग्रेस पिछले 11 साल से कैसे मोदी सरकार से लड़ रही है। लेकिन इसी किस्सा गोई के बीच राहुल गांधी ने एक कहानी सुनाकर बवाल खड़ा कर दिया। हुआ ये कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार अपने विरोधियों पर हमले शुरू कर देती है, कोई भी आरोप लगाओ तो। इसी आरोपों को आधार देने के लिए राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जेटली के जरिए कृषि कानून के मुद्दे पर उन्हें धमकी दी थी। ऐसा दावा करके राहुल गांधी क्यों घिर गए हैं, इसके पीछे का सच आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने कहा क्या है, गौर से सुनिए। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. राहुल गांधी का पूरा बयान आपने सुन लिया, जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगा दिया। लेकिन राहुल के इस दावे को बीजेपी ने और अरुण जेटली के बेटे ने सरासर झूठ बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने जिन अरुण जेटली पर खुद को धमकाने का आरोप लगाया, 6 साल पहले 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था। अरुण जेटली 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे, लेकिन 2019 में खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जबकि मोदी सरकार ने कृषि कानून अरुण जेटली के निधन के बाद 1 साल के बाद सितंबर 2020 में संसद में पेश किया।
जिसके 2 महीने बाद नवंबर 2020 में किसानों ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया और 2021 में कृषि कानून वापस लिए गए। इसीलिए सवाल पूछे जाने लगे कि जब कृषि कानून का मसौदा पेश होने और संसद में कानून पास होने से पहले ही अरुण जेटली का निधन हो चुका था, तो मोदी सरकार ने उन्हें राहुल गांधी को धमकाने के लिए जेटली को कब भेज दिया। खुद अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठाए हैं। बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ, फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। और बोलना कि मेरे को थ्रेटन करा फार्मर बिल के बारे में जो कि उनके देहांत के बाद आया था संसद में, ये एक बड़ी ही निंदनीय बात है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जनहित में बात अब देश की न्याय व्यवस्था की, जिसने आज एक फैसला सुनाकर फिर से ये साबित कर दिया कि गुनहगार कितना भी बड़ा और रसूखदार क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। मैं बात कर रही हूं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की, जिसे बलात्कार के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के 4 मामले दर्ज थे। उन्हीं में से एक मामले में अदालत ने कल प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था। आज बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की सजा का ऐलान करते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जिस 47 साल की पीड़ित महिला के रेप के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो कर्नाटक के हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के फार्म हाउस में काम करती थी। महिला ने पिछले साल अप्रैल में रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने कई बार उसका रेप किया और घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी दी थी। We sought for a maximum sentence because the nature of relationship which the accused and the victim had it. So we sought for a maximum sentence, and court has accepted our argument and given a maximum sentence. If you look at the power dynamics between the accused and the victim, where the person who is powerful politically, powerful financially, powerful otherwise, and the victim who is migrant labor to an extent you can call it, because she left her home and then went to do a labor work in his farm. सजा सुनाए जाते वक्त प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट से कम सजा देने की अपील की थी। इस दौरान वो कोर्ट रूम में रोने भी लगे, लेकिन अदालत ने किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। प्रज्वल पर कई और महिलाओं के साथ रेप के आरोप हैं। अब आप जरा ये भी जान लीजिए कि प्रज्वल रेवन्ना हैं कौन। रेप के इस दोषी के दादा HD देवेगौड़ा देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। उनके चाचा HD कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व CM, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। प्रज्वल के पिता भी कर्नाटक के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वो खुद भी कर्नाटक की हासन सीट से सांसद रह चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने 2024 में भी हासन सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। उन पर कई महिलाओं ने यौन शोषण और रेप के आरोप लगाए थे। और अब जनहित मंत्र में फ्रेंडशिप डे के मौके पर मशहूर शायर शकील बदायूनी की लाइनें। मुझे दोस्त कहने वाले जरा दोस्ती निभा दें, ये मुतालबा है हक का, कोई इल्तिजा नहीं है। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।